हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने इस चैप्टर का कुछ बेसिक पढ़ा था। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो वाला पार्ट देखें, फिर आप इस चैप्टर पे आए। अब ये वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये वाले चैप्टर में जो कोविड-19 के कारण जो आपका ये वाला टॉपिक है 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये वाला टॉपिक आपका यहाँ से रिमूव हो गया है इस सेशन के लिए। तो ये वाला टॉपिक और हमारी जो ये वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, ये वाली एक्सरसाइज भी आपके यहाँ पर क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें 1.1 एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, हमें एक्सरसाइज 1.2 पढ़ना है। 1.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो थ्योरम हमारी है प्रमेय 1.2 है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो आइए देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो आइए ये थ्योरम क्या कहती है, सिंपल्स वर्ड्स में समझते हैं इसे। कि कोई हमें भाज्य संख्या दी है, भाज्य संख्या मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रो वाले पार्ट में। भाज्य संख्या अगर हमें कोई दी है और उसके हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो वो क्या होते हैं, गुणनखंडन अद्वितीय होते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो कि 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहेंगे जिसके 2 ही भाजक हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो संख्या खुद हो। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब हम इस जो ये थ्योरम है इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सपोज़ कर लो कि हमने, और गुणनखंड तो हम गुणनखंड आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हो, यहाँ पर भी हम निकाल के देखेंगे। देखो मैंने एक भाज्य संख्या ले ली है 54। ये भाज्य संख्या है, क्यों है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा भाजक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो क्या करेंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लेंगे। 1 क्यों नहीं लेंगे, 1 से क्यों नहीं डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 लेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से करते हैं। अब देखो यहाँ 4 है तो 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, 2 ले लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 14। अब ये कितना हो जाएगा 14 अगर होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 हो जाएगा। इसी टाइप से अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, अगेन ये किससे होगा, 2 से होगा क्या, नहीं होगा। तो अब हम इसको किससे करके देखते हैं, 3 से करके देखते हैं। 3 से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा। 9 टाइम पूरा पूरा चला जाएगा। अगेन ये 9 है तो इसको हम किससे, 1 से तो नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, अगेन 3 से ही होगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और अगेन हम इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये क्या कर लिए है मैंने, जो 54 था उसको मैंने क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये जो 54 है इसका जो गुणनखंड है, जिसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसा गुणनखंड जिसमें सारी संख्याएं क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो, ऐसे ऐसे गुणनखंड को हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। और इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकती हूँ, 2 क्रॉस इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 क्यूब लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 54 को हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं। अब देखो आप बोलोगे कि मैम इसे हम इस टाइप से क्यों नहीं लिख सकते हैं,
हाँ, हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रही हूँ। अब देखो ये 9 तो क्या है, भाज्य संख्या है, तो फिर ये हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए मैंने इस वाली टर्म को इस टाइप से मैंने डिनोट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है, तो ये जो गुणनखंड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखो, अगर मैंने इस क्लास में किसी स्टूडेंट को गुणनखंड करने को दिया और उसने गुणनखंड किस टाइप से किया, पहले उसने 3 ले लिया, 3 से कर दिया, तो 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24 हो जाएगा। ये 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है, कैरी होगा तो ये कितना हो जाएगा 18। अब देखो 3 6 जा 18 होता है, इसी टाइप से अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसी टाइप से अब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। अब देखो, एक स्टूडेंट को मैंने गुणनखंड निकालने को बोला तो उसने इस टाइप से निकाला, और दूसरे स्टूडेंट को मैंने गुणनखंड करने को बोला तो उसने इस टाइप से निकाला है, ठीक है। अब इसने कैसे निकाले हैं, तो इसने 54 के गुणनखंड कैसे निकाले हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2। अब देखो, एक स्टूडेंट को बोला गुणनखंड निकालने को, उसने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया, एक को बोला उसने 3 से स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर देखो नंबर आपके सेम आ रहे हैं ना, देखो 2 तो 2 3 3 टाइम आ रहा है, यहाँ पर भी 3 3 टाइम आ रहा है, मतलब जो आपने अब गुणनखंड निकाले हैं वो तो आपके कैसे आए हैं, इसको अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 3 क्यूब। अब देखो ये और ये तो हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड जो ये है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये यही कहती है कि कोई सी भी अभाज्य संख्या है, कोई सी भी भाज्य संख्या है जिसके अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंडन क्या होते हैं, हमारे यूनिक होते हैं। अगर हम ऑर्डर को इग्नोर कर दें, इसके जो क्रम है, नंबरिंग वाले जो क्रम है, इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो अभाज्य गुणनखंडन हमारा क्या होता है, यूनिक होता है। यही हमारी ये थ्योरम कहती है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं कि देखो एक्सरसाइज 1.2 क्या है हमारी। तो देखो एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। जो भी ये संख्याएं आपको दी है, इन सारी संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। दैट मीन्स इनका अभाज्य खंडन हमें निकालना है, इंग्लिश में जिसने हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं वो हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, क्या निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 140 लिया है, इसका सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गुणनखंडन करेंगे। तो गुणनखंडन करने की मेथड क्या है, आप बचपन से ही पढ़ के आए हैं। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये इसको देखो, यहाँ लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 7 जब 14 हो जाएगा और ये 0। अब देखो ये हमारा क्या है, 70 आया है, तो ये 70 किससे डिवाइड होगा, तो ये 70 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा हमारा, 2 से अगेन पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 टाइम जाएगा क्योंकि 2 6 जा 2 3 जा 6 होता है, और ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर देखो, अब ये हमारा 35 है, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 7 टाइम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 35 आएगा, 5 7 जा 35। इसी टाइप से अब ये 7 है, 7 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये सिर्फ किससे डिवाइड होगा, खुद 7 से ही डिवाइड होगा, तो 7 1 जा 7। तो हमने 140 के जो गुणनखंड निकाले हैं वो क्या है हमारे 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। अब देखो ये जो है ये भी हमारा क्या है 2 क्रॉस 2, तो ये भी क्या है, 2 भी क्या है हमारी अभाज्य संख्या है, 5 भी हमारी अभाज्य संख्या और 7 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकती हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंडन कहेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं हमें क्या मिली है, अभाज्य संख्याएं मिली है, ठीक है। अब मैं सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पर सेकंड वाला क्या दिया है हमें,
156 156, ठीक है। तो ये किससे 156 किससे होगा डिवाइड, पहले तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 साती 14 के 16 हो जाएगा, 2 अठी 16। इसी टाइप से अगेन यहाँ पर 8 है तो ये कितना 8 2 से हो जाएगा, कितना होगा ये 2 तिया 6 एंड 2 दोनों में की 18। अब देखो ये वाला जो नंबर है ये किससे डिवाइड होगा, तो देखो ये 3 से हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और अब यहाँ पर कितना आया, ये 13 आया है, तो ये किससे हो जाएगा, ये सिर्फ 13 से ही होगा क्योंकि 13 हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से 156 का जो गुणनखंडन निकला है वो कितना निकला है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। और 2 क्रॉस 2 को मैं 2 स्क्वायर करके भी लिख सकती हूँ, क्रॉस 3 क्रॉस 13, ठीक है। तो आप देखो 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। दैट मीन्स ये जो मिलेगा ये क्या है 156 का अभाज्य गुणनखंडन है। इसी टाइप से हम अगला नंबर देखते हैं, तो ये वाला नंबर का भी हम कर लेते हैं, कितना आएगा देखो। अब लास्ट में यहाँ पर ओड नंबर है ना, विषम संख्या है, तो हम इसको ये 2 से तो नहीं जाएगा, तो देखो ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 7 21 और 1 बचेगा 3 पंजे 15। अब देखो यहाँ पर अब ये अगेन 3 से जा रहा है, पहले तो यही चेक कर लो, तो ये 3 से चला जाएगा, देखो 3 चौक 12 3 दूनी 6 1 बचा, तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15। अब 3 से देखो 3 एकम 3 नहीं जा रहा है, यहाँ पर 12 बचेगा और यहाँ लास्ट में नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो ये किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 5 40, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 टाइम जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा, ये 25 हो जाएगा, 55 25। अब इसको देखो ये अगेन 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5 और ये कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। इसी टाइप से अब यहाँ पर 17 बचा है और 17 क्या है एक अभाज्य संख्या है जो कि 17 से ही जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 17 एकम 17 हो जाएगा। तो हमने इस जो ये नंबर दिया था इस नंबर का हमने अभाज्य गुणनखंडन कर दिया है, कितना आएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17। अब ये सारे के सारे नंबर्स क्या है अभाज्य नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर क्रॉस 5 स्क्वायर क्रॉस क्रॉस मतलब इंटू है, ठीक है, और क्रॉस 17। तो ये हमारा आंसर है। अब देखो ये जो आपको ये 2 क्वेश्चन सिमिलर है, सेम है, एज इट इज़ है जैसे अभी हमने किए हैं, आप करके देखना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये तो आपका क्या है होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए। जो भी आपको दिए हैं यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं दी है, इन सारी पूर्णांक संख्याओं के हमें HCF और LCM ज्ञात करना है और फिर तथा इनकी जांच कीजिए और इन्हें चेक भी करना है कि ये सही है या नहीं है। कौन से फार्मूले का यूज़ करके, ये वाला, ये फार्मूला दिया है हमें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इस फार्मूले में जो हमारी वैल्यू आ रही है LCM और HCF की, वो वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है। तो आइए हम देखते हैं, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है हमें 26 और 91 का हमें क्या निकालना है LCM और HCF निकालना है। तो क्या दिया है क्वेश्चन हमें 2 का फर्स्ट वाला दिया है 26 और 91 का हमें क्या निकालना है LCM और HCF निकालना है। तो अब देखो LCM और HCF निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले तो हम 26 का गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 26 क्या है हमारा, इसको 2 से करो, 2 एकम 2 एंड 2 तिया 6 और फिर ये 13 है, तो 13 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13 हो जाएंगे। तो ये 26 का गुणनखंड है वो क्या निकला है 2 गुणित 13, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर देखो आप 91, तो अब 91 का हम निकालते हैं
तो आप देखो, 91 किससे जाता है, 91 किसके फाड़े में आता है, 7 में आता है ना। तो 7 एकम 7 और 7 त्रि 21, और ये कितना आ गया हमारा, 13 आ गया है। तो अब 13 तो अभाज्य संख्या है जो कि खुद 13 से ही डिवाइड हो सकता है, तो 13 एकम 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 91 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो कितना है, 7 गुणित 13। अभाज्य गुणनखंडन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका जो गुणनखंड किया तो सारे नंबर क्या है हमारे यहाँ पर अभाज्य संख्या है। अब हमें क्या निकालना है, इन दो नंबर का HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो HCF क्या होता है, तो HCF का सिंपल सा तरीका है कि जो दोनों में हो वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो दोनों में हो वो हमारा HCF हो जाएगा जो नंबर, और उस नंबर को भी हमें एक ही बार लिखना है। और LCM क्या है कि जो दोनों में नंबर हो उसे हमें एक बार लिखना है, और मल्टीप्लाई करके जो बचे हुए नंबर हैं उन्हें लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आया है हमारे पास, तो इसका LCM है मेरे पास 182। ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था, आप भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, टाइम की बचत करने के लिए मैंने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि LCM और HCF तो निकाल लिया है, आगे उसकी जांच भी कीजिए इस फार्मूले का यूज़ करके। तो हमें फार्मूला क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो अब देखो यहाँ पर हमें जांच करनी है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो HCF इंटू LCM इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 13 गुणित 182, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2366। और अब हम क्या निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या रहेगा, 21 गुणित 91। तो ये भी आप गुणनखंड गुणा करके देख लेना, इनका गुणनफल करके देख लेना, तो कितना आएगा, 2 3 6 6, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, अब देखो यहाँ पर क्या मिला हमें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। देखो ये सेम आया है ना, तो यहाँ से हमारा जो ये फार्मूला था वो क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब हम इसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, ये जो नंबर दिया है 510 और 92, इसका भी हमें क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है, और मल्टीप्लाई करके मतलब ये जो फार्मूला है उसे वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पर देखो, जो 510 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 0 है तो 2 से चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 2 पंजे 10, अगेन 2 पंजे 10। अब देखो, अब ये 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से देख लो कि ये 3 से जा रहा है, हाँ, तीनों 8 24, एक बचा, 3 पंजे 15। अब ये किससे जाएगा, तो अब ये 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, आप करके देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 एकम 5, 3 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35 बन जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 17 है, तो ये जो 17 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो ये सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 17 एकम 17। इसी टाइप से हम 92 का भी निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो ये कितना निकलेगा हमें, देखो लास्ट में 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, तो ये 2 से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 चौक 8 एंड 2 छेक 12। इसी टाइप से अब यहाँ पर अगेन ये 2 से चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखो ये क्या आ गया हमारा, 23 आ गया है, और 23 क्या है, हमारे अभाज्य संख्या है जो कि सिर्फ 23 से ही डिवाइड हो पाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 510
का जो गुणनखंड निकला वो क्या निकला है 2 × 3 × 5 × 17। और इसका गुणनखंडन क्या निकला है हमारे पास 2 × 2 × 23। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम जो दोनों में हो उसे हमें क्या करना है, एक बार लिखना है। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए हैं उन्हें लिख देना है। अब देखो यहाँ पर जो दोनों में है वो तो सिर्फ दो ही है, इसके अलावा जो भी है देखो ये दो नहीं लेना है। आप ये बोलो कि ये दो और ये दो तो इसको हम एक ही बार लिखें, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमें पेयर वाइज कंपेयर करना है, मतलब और यहाँ पर एक 2 होता ना तो हम यहाँ पर 2 और इस 2 को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17 नीचे वाले नंबर भी ले लो 2 ये दो मैंने इन दो को इकट्ठा करके लिखा है और ये दो अलग से आएगा × 23। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला है, एलसीएम निकला है। और एचसीएफ कितना निकलेगा, तो एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो एचसीएफ क्या है कि जो दोनों में हो वो सिर्फ लिखना है। तो जो दोनों में है वो सिर्फ हमारा क्या है, एक ही पेयर मिला इस टाइप का हमें, क्या 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ निकलेगा 23,460। ये हमारा एलसीएम निकला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूले को देखो। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें फार्मूला दिया है ना ये वाला, इसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम आया है वो हमारा सही है या गलत है। तो देखो हम निकालेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा कितना है 23,460 और एचसीएफ हमारा कितना है 2 आया है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें क्या मिलेगा 46,920 46920। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो तो ये तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाला है। अब हमें ये दो नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या है हमारी 510 और 92। तो इसका जो गुणनफल आएगा वो भी आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया है, हमें क्या मिल गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये हमारा फार्मूला क्या हो गया, यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। अब आपको यहाँ पर जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम है। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 2 नंबर के बीच में निकालना था हमें एलसीएम और एचसीएफ, और यहाँ पर 3 नंबर्स के बीच में निकालना था। तो आइए एक क्वेश्चन हम इसका भी देख लेते हैं, बाकी के आपको करना है। ठीक है, सेम है, इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अब देखो ये जो भी आपको नंबर दिया गया है इस नंबर में आपने देखना। अब पहले हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो 2 2 6 12, फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 3 6 और फिर ये किससे चला जाएगा 3 से। इसी टाइप से मैं 15 का भी निकालूंगी तो ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। और इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे 21 का भी निकालेंगे। तो 21 का क्या आ जाएगा 3 7 21, 2 से तो जाएगा ही नहीं तो 3 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया है 12 का जो गुणनखंड है वो क्या निकाला है 2 × 2 × 3, 15 का निकाला है 3 × 5 और 21 का निकाला है 3 × 7। अब हमें इनका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो इनका
HCF क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। जो तीनों में हो वो हमारा क्या बनता है, HCF बनता है। तो यहाँ देखो ये और ये तीनों में 3 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और LCM की अगर हम बात करते हैं तो LCM क्या है कि जो तीनों में हो उसे एक बार लिखना है। तो 3 3 3 एक ही बार है, तो हम इसे एक बार ही लिखेंगे यहाँ पर जो तीनों में है। और फिर बाकी के जो बचे हुए हैं उन्हें लिख देना है। अब बचे हुए क्या है, 2 2 5 और 7, तो 2 2 5 और 7, ठीक है। तो ये हमारा निकला है LCM और ये हमारा निकला है HCF। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या मिलेगा हमें, 420, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो गुणनखंड है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब जो बचे हुए हैं ना, ये क्वेश्चन भी इसके जैसे सेम ही है, इनके भी हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है और फिर LCM और HCF इसी टाइप से निकालना है। तो आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को पूरा, ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पर देखो 4 वाला क्वेश्चन देखो, हमें क्या दिया है, HCF किसका, 306 का और 657 का हमें HCF दिया है 9, और हमें इन्हीं 2 नंबर्स का क्या निकालना है, LCM हमें निकालना है। तो आइए हम देखते हैं इसको निकालने के लिए, इसका LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे। ये जो हमारा फार्मूला है ना, ये दिया हुआ अभी जो वेरीफाई किया है, इसका यूज़ करेंगे और निकालते हैं। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या दिया है हमें, दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, ये दिया गया है HCF ऑफ 306 और 657, कितना दिया है हमें, 9 दिया है ये, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, हमें LCM निकालना है इसका, है ना। हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, ये हम क्या जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, LCM इंटू HCF, मुझे क्या दिया है, 9 दिया है, और 2 संख्याओं का गुणनफल, तो वो 2 संख्याएं क्या है हमारे पास, 306 और 657, ठीक है, 6 5 7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से LCM हमें निकालना है, तो LCM को एक साइड से कर दो और बाकी जो भी संख्या है उन्हें हम एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये किससे जाएगा, इस 9 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो ये 9 3 27, और ये कितना बच जाएगा यहाँ पर 3 36, 9 चौक 36, तो ये कितना हो जाएगा 34 गुणे 657, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका जो टोटल आंसर है वो होगा 22,338, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा LCM किसका किसका हमने निकाल लिया, 306 और 657 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एक आपको एग्जाम्पल में भी दिया गया है, जहाँ पर 4 की पावर n दिया गया है, तो वो वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। हमें क्या चेक करना है कि किसी भी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो कि 1 2 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर के लिए, इस नेचुरल नंबर n के लिए अगर हम 6 की पावर n करते हैं तो उसका जो भी नंबर हमें मिलेगा, क्या उसका आखिरी अंक 0 आएगा, ये हमें चेक करना है। तो हम चेक करते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि कोई सा भी अगर नंबर की हम बात करते हैं, ठीक है, और जिसके लास्ट में हमारा क्या आता है, जिसके लास्ट में हमारा अगर 0 आता है, कोई सा भी, वो 100 हो, 60 हो, 70 हो,
1000 हो, इस टाइप से। तो ये सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे? ये 10 से डिवाइड हो जाते, देखो 10 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये 16 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 से आपका डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला नंबर भी हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 10 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स जिस भी नंबर के लास्ट में अगर हमारा क्या आता है, 0 आता है, तो वो नंबर के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे आपके 2 और 2 क्रॉस 5 टाइप के फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर भी 10 से ये डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स जो भी हमारा नंबर, अगर हम बोल रहे हैं कि 6 की पावर n करने पर जो भी हमारा नंबर आ रहा है जिसका लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, तो उसका जो एक अभाज्य गुणनखंड होगा, जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा, इस फॉर्म का होगा। ठीक है, इस टाइप का हमारा अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पर अगर 6 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो वो क्या निकल रहा है हमारा 6 का, अगर सिर्फ आप 6 की पावर n में आप सिर्फ और सिर्फ 6 का ही निकाल के देखो, तो ये क्या मिलेगा हमें 2 इंटू 3, तो 6 की पावर n हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर 5 आ रहा है क्या, लेकिन यहाँ पर 5 है, मतलब अगर जिसके भी लास्ट में 0 डिजिट है उसमें 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो 6 की पावर n करने पर हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे कैसे। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो। कैसे लिखना है हमें, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में यह 2 और 5 से विभाजित होगी। यही मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब क्योंकि 10 इज इक्वल्स टू 2 गुणित 5 होता है, इसलिए तो यहाँ पर 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, 2 की पावर n 3 की पावर n, या हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ये वही है ना। तो इस तरीके का आ रहा है। 6 का अगर हम 6 की पावर n करते हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो हमारा 2 गुणित 3 के फॉर्म का आएगा, न कि 2 गुणित 5 के फॉर्म का आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। और यही आपका आंसर है। मतलब आपको इस टाइप से जो भी मैंने अभी समझाया है ना, कि जो भी नंबर अगर जिसका लास्ट डिजिट 0 होगी वो 10 से डिवाइड होगा, लेकिन 10 क्या क्या होता है, 10 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 2 और 5, क्योंकि 10 के फैक्टर 2 और 5 है,
तो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि 6 के फैक्टर निकाले तो वो क्या निकले, हमें 2 और 3 मिले। तो 6 की पावर n का निकालेंगे तो 2 गुणित 3 की पावर n हो जाएगा, जो कि क्या होगा 2 की पावर n गुणित 3 की पावर n, इस टाइप से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जब भी तो ये डिवाइड होगा पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 की पावर n करने पर अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 6 की पावर n करने पर जो नंबर मिलेगा उसका लास्ट जो नंबर आएगा वो लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 नहीं होगी। तो यही सब आपको एक्सप्लेन करके इस टाइप से इसका आंसर लिखना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक आपको एग्जाम्पल में भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो उसे भी आप कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है, भाज्य संख्याएं हैं क्यों। ये हमें बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, इसका हमें क्या बताना है, इनका रीज़न बताना है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर हमें कौन कौन सी संख्याएं दी है, प्रश्न 6, इसमें क्या दिया है, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, ये एक नंबर दिया है। हमें बताना है कि ये वाला नंबर और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5, तो ये इन दोनों नंबर्स को हमें बताना है कि ये दोनों ही नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है क्यों। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो यहाँ देखो, मैं देखो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो मैं किसको क्या निकाल लेती हूँ, कॉमन निकाल लेती हूँ। तो अंदर कितना बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, यही बचेगा। अब यहाँ से देखो ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बाहर ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 1 हो जाएगा। और इसको अगेन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो 78 मिलेगा। और 78 को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो 78 को मैं लिख सकती हूँ 13 गुणित, ठीक है। अब तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, क्यों है, क्योंकि ये नंबर किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और खुद इस नंबर से भी डिवाइड होगा। मतलब इस नंबर के क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या भी कहते हैं, वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हो, क्या लिखोगे रीज़न में, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 13, 6 और ये संख्या मतलब नंबर इटसेल्फ है ना, है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसी टाइप से अब हम दूसरे नंबर के लिए देखते हैं। दूसरे नंबर के लिए भी क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को आप कॉमन निकाल लो। अंदर कितना बचेगा हमारे पास, अंदर हमारे पास बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 5 निकल गया तो एक ही बचेगा, गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर भी एक ही बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आप तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके देखो तो ये कितना हो जाएगा, 42, 7 6 42, 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करना तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 1008 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणित 1009। तो यहाँ पर भी सेम रीज़न लिखना है कि इस नंबर को कंपोजिट नंबर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है इसके एक से ज़्यादा भाजक कौन कौन से हैं, 1, 5, 1009 और ये संख्या खुद, मतलब 4 भाजक है इसके भी, इसलिए इस जो ये जो संख्या है इसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहेंगे। देखो हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है इस एक्सरसाइज का,
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। मतलब कोई एक खेल का मैदान है इस टाइप से, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार मतलब इस टाइप से एक पाथ है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अगर सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है सपोज करो, तो उसे इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, उसे 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और आगे देखो, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो इसी मैदान का चक्कर लगाने में जो रवि है उसको कितने मिनट लगते हैं, तो उसको 12 मिनट लगते हैं। किसको, रवि को। और ये 18 मिनट किसको लग रहे हैं, ये सोनिया है, तो सोनिया कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट सोनिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब वो बोल रहा है कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर, मतलब देखो यहाँ पर जो सोनिया है ना वो धीरे चल रही है, क्योंकि उसको 1 मिनट का चक्कर लगाने में, एक मैदान का पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं। जबकि रवि को उसी मैदान का चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। मतलब रवि सोनिया से क्या चल रहा है, फास्ट। मतलब अगर रवि यहाँ पर है तो सोनिया कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। तो वो दोनों, हमें बताना है कि वो दोनों इस प्रारंभिक स्थान पर दोनों साथ में, देखो रवि पहले पहुँच जाएगा और सोनिया कुछ टाइम के बाद पहुँचेगी। तो वो दोनों, हमें बताना है कि वो कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पर वो दोनों इस प्रारंभिक स्थान पर एक साथ में मिलेंगे। क्योंकि रवि तो पहले से ही यहाँ पहुँच जाएगा और सोनिया कुछ टाइम बाद आएगी, तो वो कितने टाइम बाद आएगी और ये टोटल टाइम क्या होगा ये बताना है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए ना, जैसा भी क्वेश्चन आए उसमें हमें क्या निकालना है, इस टाइप के टाइमिंग वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो आप इसके सॉल्यूशन में लिखना, रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यही जो अभी हमने देखा है, ठीक है, यही सब लिख रही हूँ मैं यहाँ पर लैंग्वेज में। लगते हैं लगते हैं एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे और वह समय क्या होगा, 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो आप क्या करो, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो, जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा वो टाइम होगा जिस टाइम पे वो दोनों एक ही स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर एक साथ में मिलेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, देखो 12 का एलसीएम निकालने से पहले हमें 12 के क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी टाइप से हम 18 का भी एलसीएम निकालेंगे। तो 2 नमे की 18, 3 तिया 9 और फिर अगेन 3 एकम 3। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर हमें क्या मिले हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3, और 18 के फैक्टर क्या मिले हमें, 2 गुणित 3 गुणित 3। तो अब इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में हो उसे हमें क्या करना है, एक बार लिखना है। अगेन अगर कोई और नंबर है जो अगेन उसमें दोनों में हो तो उसे भी हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और फिर जो बचे हुए नंबर है उन्हें लिख देंगे। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, हमें कितना मिलेगा, ये 36। तो ये जो भी है वो हमारा क्या होगा, इतने मिनट के बाद ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार रवि और सोनिया छत्तीस मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। यही आपको इस टाइप से ये पूरा क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से इसी टाइप से आपको लिखना है। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। जो आपको होमवर्क दिया है वो प्लीज़ आप होमवर्क करें, और अगर कोई दिक्कत आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।